बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 11 जिसमें 3 स्टेंजा दे रखे हैं, 3 अलग अलग शीर्षक के थ्रू। तो हम इन्हें रीड करेंगे, समझेंगे इन स्टेंजा को और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट इंग्लिश से ही लिए गए हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट पोइम जो ली गई है, अ टाइगर इन द जू। एक बाघ जो चिड़ियाघर में रहता है उसके बारे में इस पोइम में बताया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ, यानी समरी बता देती हूँ उस कविता के थ्रू कवि ने क्या कहने की कोशिश की है। तो ये कविता चिड़ियाघर में बाघ की दयनीय स्थिति को दिखा रही है। यह एक पिंजरे में बाघ की खराब स्थिति को दर्शाता है। एक चिड़ियाघर में बाघ पिंजरे में उसे उपलब्ध कराए गए सीमित स्थान पर चलता है। वह कुछ कदम उठा सकता है। उसके शरीर पर धारियां हैं जो आसानी से ध्यान देने योग्य हैं। उसके पंजे मखमल की तरह मुलायम होते हैं। वह अपने मखमली के पैर पर चलते समय कोई शोर नहीं करता। आमतौर पर बाघ चुप रहता है लेकिन गुस्से में होता है। तो कवि सुझाव देता है कि पिंजरा बाघ के लिए उचित स्थान नहीं है क्योंकि उसका प्राकृतिक आवास वो नहीं है। प्राकृतिक आवास तो उसका जंगल ही है, तो उसे वहीं रहने दिया जाए। तो यहाँ पर उसी की स्थिति बता रहे हैं। पूरे आपने ये अगर पोइम पढ़ी हो तो उसमें अलग अलग स्टेंजा हैं। तो यहाँ पर उन्हीं से रिलेट एक स्टेंजा दे रखा है जो आपका लास्ट स्टेंजा है इस कविता का, जो कि है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। कवि कहता है रात में बाघ गश्त करने वाली जो कार होती है ना, उनकी आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग कार पुलिस की वाहन होते हैं जिनका उपयोग रात में पहरा देने के लिए किया जाता है। आपने अगर देखा हो रात में घूमती रहती है वाइट कलर की सी जो कार रहती है जिसमें पुलिस वाले बैठे रहते हैं। तो रात में बाघ इन कारों की आवाज़ सुनता है और फिर चमकती हुई आंखों से चमकते सितारों को देखता है। कवि कहना चाहता है कि बाघ उदास है और जैसा कि वह पिंजरे में कैद है इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह रात में सितारों को घूरता है और उनके प्रति अपने विचारों को मोड़ने की कोशिश करता है। अब क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेट। रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। इसका मीनिंग यहाँ पर आपको बताना है, जो कि है द टाइगर टेक्स नो रेस्ट ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द विजिटर्स। क्योंकि वो विजिटर्स के कारण अपना आराम तो कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वो काफ़ी विचलित हो जाता है जैसे ही वो लोगों को देखता है अपने आसपास। इवन ऑफ नाइट द रिमेन डिस्टर्ब ड्यू टू द नॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स के कारण वो डिस्टर्ब हो जाता है। ही कीप स्टारिंग at the brilliant stars with his brilliant eyes. Perhaps he is asking heaven why he was being imprisoned there. क्यों उसे यहाँ पर बंद किया गया है, तो वो यही पूछने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर उसकी एक व्यथा को बताया गया कवि के द्वारा। सच में देखा जाए तो जिस तरह जानवरों को हम अपने कैद करते हैं हम अपने आसपास, यदि हमें कोई कैद कर दे तो हमें कैसा लगेगा। हम उसे किडनैप का नाम दे देते हैं, बट ये भी तो उनका किडनैप ही हुआ ना। उन जानवरों का असली घर तो जंगल होता है, तो हम जंगल को तो काटते जा रहे हैं। जंगल नहीं रहेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, आवास में घुसने की कोशिश करेंगे, जिससे हम कैद करके वापस से उन्हें वहाँ पर ला देते हैं, चिड़ियाघर में ला देते हैं या फिर जो भी जगह है उनकी जेल में बंद कर देते हैं उन्हें। तो ये गलत है, कविता के माध्यम से बताया गया है कवि ने। सेकेंड क्वेश्चन है ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोइम अ टाइगर इन द जू। तो द थीम ऑफ द पोइम इज दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल जो उनका घर है वहाँ पर रहने चाहिए वो। इन दिस पोइम द पोइट ट्राइज टू डिपिक्ट द मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज टाइगर। यहाँ पर उसने बाघ यानी कि टाइगर की एक मेंटल कंडीशन को दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह वो बंद है और किस तरह वो मुक्ति चाहता है इन बंद पिंजरों से। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेंजा, अ टाइगर इन द जू से रिलेट। सेकेंड है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो ये भी एक कविता के माध्यम से यहाँ पर बताया गया कि कैसे हम वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बता सकते हैं, वो भी हास्याने अंदाज में। तो जो ये कविता है इसकी लेखिक जो कवित्री हैं उनका नाम है कैरोलिन वेल्स। कवित्री जो यहाँ पर है वो बताना चाह रही, कवित्री ने वन्य जीवन का विशद और बहुत जीवन तरीके से वर्णन किया है यहाँ पर। अगर किसी को एशिया में जंगल में जाने का मौका मिलता है और अगर कोई बड़ा भयानक जानवर सामने आ जाता है तो हमें उनकी पहचान के बारे में पता होना चाहिए। यदि जंगल जानवर पीले छिपाने पर काली धारियाँ रखते हैं तो यह बंगाल टाइगर है। इसलिए यदि वह जानवर जिसके छिपने का स्थान धब्बों से ढका है और वह हमारे ऊपर कूदता है, खाने लगता है, तो यह तेंदुआ है। और जो हमें कसकर गले लगा रहा है
निश्चित रूप से ये एक भालू है। तो यहाँ पर इसी तरह से बताया गया है। एक शुरुआत तथ्यों को जानकर मगरमच्छ और हाइना के बीच अंतर कर सकते हो आप। हाइना हमेशा मुस्कुराती रहती है जबकि मगरमच्छ की आंखों में आंसू होते हैं। अगर पेड़ पर कुछ नहीं है तो गिरगिट है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर इसी दिलचस्प और रहस्यमय तरीके से उन्होंने जंगली जानवरों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर एक स्टेंजा दिया गया है जिसमें वो कह रही हैं कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप यार्ड में घूमते हैं तो आपको कई सारे यू मीट अ क्रिएचर देयर, आपको वहाँ पर प्राणी दिखेंगे यानी क्रिएचर दिखेंगे अलग अलग तरह के। ठीक है, तो हु हग्स यू वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड, अगर कोई हमें बहुत कस करके गले लगा रहा है, बी श्योर इट इज़ अ बियर, आप श्योर हो जाइए कि ये और कोई नहीं, ये कौन है, भालू ही है। तो भालू के बारे में वो परिचय दे रही हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस, अगर आपको इससे डाउट है तो आई गेस, मैं अनुमान करती हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो वो आपको और भी गले लगा करके मार सकता है। किसी भी व्यक्ति को बहुत कसकर के गले लगाकर वो क्या करता है, मार सकता है। तो यहाँ पर एक हंसियानी अंदाज में वो बता रही है कि अगर एक बार और आपको कोई डाउट रहेगा ना तो वो एक बार और आपको खूब कस करके गले लगाएगा, जिससे आप जान सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। ठीक है, बट वो प्यार नहीं करता है, वो आपको गले लगा करके मार सकता है। तो वो परिचय दे रही है हास्यपद अंदाज में। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बताने की यहाँ पर कोशिश की है इस कविता के माध्यम से। भालू वास्तव में ना तंग गले लगाते हैं। हालांकि एक फ्रेंडली हग को भालू का हग कहा जाता है, लेकिन मगर कोई असली भालू आपको गले लगा लेगा तो वह बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होगा। कुछ जानवर अपने अजीब व्यवहार के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई भालू है तो वो आपको जरूर से गले लगाएगा और गले लगा करके वो आपको मार भी सकता है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। तो देखिए राइम स्कीम यहाँ पर क्या है, ए बी सी सी। तो यहाँ पर देखिए जो ए लाइन है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यार्ड हार्ड देयर बियर, ये सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सी सी जो है वो है गैस गैस। इसी तरह से हार्ड यार्ड ए बी हो गया और बी हो गया, देखिए दे ऑफ बियर। ठीक है, तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हो गए ए बी और सी सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से नहीं लिख करके इनसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी सी, ए बी और यहाँ पर आप इसे जोड़ सकते हैं ए बी और ये सी सी कर दीजिए। तो यहाँ पर जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यार्ड का हार्ड हो जाएगा, तो आप इसे ये नाम दे दीजिए ए बी सी सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी हो गया और ये सी सी हो गया। तो इस तरह से आप नाम दे दीजिए और ये राइमिंग स्कीम हो गई और राइमिंग वर्ड्स हो गए आपकी यार्ड हार्ड, देयर बियर और गैस गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ पोइम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। आपको एक्सट्रैक्ट निकालना है पोइम का और मीनिंग को एक्सप्लेन करना है, जो कि मैंने आपको बताया है, पर फिर भी हम देख लेते हैं। द पोइट सेज, पोइट्रेस यहाँ पर लिखेंगे, पोइट्रेस सेज दैट वाइल यू आर वॉकिंग इन योर यार्ड you may encounter a creature there. When this creature hugs you very very tightly, then believe that it's a bear. The poetess further says that in case of any doubt, you will find that the bear will embrace you one again till death. वो आपको फिर से गले लगाएगा जब तक आप मर नहीं जाते। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोइम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स।
The poem How to Tell Wild Animals describes several animals species that are considered dangerous, weirdly, and funnily. The dangerous way to identify the wild animals. तो ये डन होता है आपका सेकेंड स्टेज जो दिया हुआ है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से रिलेट। अब देखेंगे थर्ड है आपका यहाँ पर द बॉल पोइम। तो देखेंगे इसका सारांश समझेंगे। तो द बॉल पोइम जो है वो कवि का नाम बता देती हूँ। ये एक अमेरिकी कवि के द्वारा लिखी गई कविता है जिनका नाम है जॉन बैरीमैन, जो अपने काम में व्यक्तिगत और ऐतिहासिक सामग्री के लिए उपयोग के लिए जाने जाते हैं। कविता नुकसान के विषय की पड़ताल करती है कि जिस तरह से बचपन के अनुभव हमारे जीवन को आकार देते हैं। तो यहाँ पर एक लड़के की कहानी बताई गई है कवि के द्वारा, जिससे आप पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर समझते हैं हम। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट ही डू? I saw it go, merrily bouncing down an street, and then merrily over there it is the water. कविता एक युवा लड़के के द्वारा सुनाई गई जिसकी गेंद खो गई है। लड़का हार से तबाह हो गया है और वो अफसोस जताता है कि वो अब कभी गेंद से मिल नहीं पाएगा, गेंद से खेल नहीं पाएगा। वह अधिक से अधिक नुकसान की प्रकृति का विचार करता है और जो सोचता है कि जो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं उन्हें अनिवार्य रूप से दूर क्यों किया जाना चाहिए। कविता आगे बढ़ती है, लड़के के विचार और ज़्यादा अंतर्मुखी होने लगते हैं। वो सोचने लगता है, कल्पना करने लगता है बचपन की भावनाओं की। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो एक मार्मिक ध्यान है द बॉल पोइम के माध्यम से कवि के द्वारा कि जिस तरह से बचपन के अनुभव हमारे जीवन को आकार दे सकते हैं। ज्वलंत कल्पना के अपने उपयोग और लड़के की भावनाओं के अपने सूक्ष्म चित्रण के माध्यम से बैरीमैन मानव अनुभव की जटिलता को पकड़ते हैं और जिस तरह से छोटे नुकसान भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। कविता मानव अनुभव की सुंदर और नाजुकता को पकड़ने के लिए कविता की शक्ति का एक वसीयतनामा है, यानी उन्होंने इसके माध्यम से बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी कविता है। तो अब देखेंगे इससे रिलेट क्वेश्चंस। ठीक है, तो व्हाट इज़ द बॉय नाउ? अब क्या करेगा, क्योंकि उसने अपनी बॉल खो दी है। अब क्या करे वो ये सोचता है, क्योंकि वो चली गई बाउंसिंग करती हुई, डाउन करती हुई स्ट्रीट के दौरान वाटर में। तो अब वो उसे कभी नहीं मिल पाएगी। तो उसी से रिलेट यहाँ पर बताया गया है कि कोई चीज़ खो जाती है तो वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होती है। हम सोचते हैं कि क्यों हमने दूर नहीं कर दिया उसको, अब जा कर के वो खोई है। तो इस चीज़ की भावनाओं को बताया गया है। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द पोइट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल? क्या सीखा होगा अगर उसने अपनी बॉल खो दी है, तो वो अपनी लाइफ इससे क्या सीख ली होगी उसने। द पोइट सेज दैट द बॉय इज लर्निंग टू कॉप अप विद द लॉस ऑफ द बॉल। ही इज एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस। He learned that there are so many things in the life there to be lost and cannot be bought back. It is useless to feel sorrow for it. क्योंकि यहाँ पर कोई भी निश्चित रूप से नहीं है हमारे पास में, जो चीज़ें हैं वो कभी ना कभी खोएंगी, कभी ना कभी हमसे दूर हो जाएंगी। तो उसने एक मीनिंग लिया कि हमें किसी से बहुत ज़्यादा गहरा जो लगाव है वो नहीं रखना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रीफली इंटरप्ट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोइम द बॉल पोइम। तो यहाँ पर जो थीम बताई गई है और जो आइडिया बताया गया इस द बॉल पोइम के थ्रू, तो वो आपको बताना है। द मेन थीम ऑफ द पोइम द बॉल पोइम इज दैट वी हैव टू लॉस द थिंग्स विच वी passes today. The central idea behind the poem is awareness of the pain of loss and the courage it takes to accept it. अवेयरनेस जताना चाह रही है इस पोइम के थ्रू, जताना चाह रहा है कविता में हमें कवि, जो कि एक खोने से रिलेटेड। अगर किसी को हम खो देते हैं, कोई चीज़ हमारी खो जाती है, तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और वो जो चीज़ खो गई है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसकी दुख में हमें अपने दुखों को दुख जताने चाहिए या हम भावनाओं में बह जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें करेज रखना चाहिए, पेशेंसफुली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में। यहाँ पर वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन जो कि है रिलेट करता है आपके सब्जेक्ट इंग्लिश से, अमांडा से रिलेट। अमांडा एक
छोटी बच्ची की कहानी व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर हम इसका कविता का विषय देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, इस कविता की लेखक कौन है, यानी सॉरी कवि कौन है। तो देखिए इसके कवि हैं रॉबिन क्लेन, जो कि इस अमांडा की विषय से रिलेट कुछ बचपन की मासूमियत और उनमें परिपक्व होने की चुनौतियों के बारे में बातें कर रहे हैं। यानी आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को टोका टोकी बहुत करते हैं। तो इसमें एक बच्ची की कहानी है कि वो अपने माता पिता की टोका टोकी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो खुले में विचरण करना चाहती है। वो जैसा रहना चाहती है वैसे रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि उसे कोई टोके। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से कविता अमांडा नाम की एक छोटी लड़की की कहानी बताती है, जो बड़े होने की कठिनाइयों का सामना करती है जब उसकी माँ उसकी जिम्मेदारियों से पेश आने की उम्मीद करती है और वह बड़े होने के कर्तव्य से बचना चाहती है। कविता बचपन की आज़ादी और खुशी को बनाए रखने की लड़ाई पर जोर देती है। जब वयस्क जो बड़े होते हैं वो कर्तव्य नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि वो उन पर नियंत्रण ना करें, वो करें जो भी चाहते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, आजकल बच्चों पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण हो रहा है। जैसे देखिए रील्स बनवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के थ्रू रील्स बनवा रहे हैं पेरेंट्स, जो कि बहुत ही गलत आदत है। यानी बच्चों को फ्रीडम नहीं महसूस होती है उसमें बच्चा ना परिपक्व होने लग जाता है, वयस्क होने लग जाता है। उसकी बचपन जो मासूमियत होती है वो कहीं ना कहीं खो सी जाती है। तो यहाँ पर उसी से रिलेट यहाँ पर बताया गया है। तो अब देखते हैं जो स्ट्रेंजा दे रखा है इसका अर्थ। देयर इज अ लैंग्वेज इमरलैंड सी, वेयर इज द सोल इन इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुली। वहाँ एक सुस्त पन्ना जैसा समुद्र है। पन्ना एक हीरे से रिलेट यहाँ पर बताया गया है, जो जहाँ एकमात्र निवासी मैं हूँ। वो सोच रही कि मैं रहूँ वहाँ पर। एक जल परी है जो आनंद पूर्वक बह रही है। का मतलब यहाँ पर यह है कि वह एक शांत और हरा समुद्र है जहाँ एकमात्र की निवासी मैं ही हूँ, और एक जल परी जो आनंद पूर्वक बह रही है वहाँ पर। लेगिन का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है आराम से, जो शांत पानी की ओर इशारा करता है। एमरोल्ड का अर्थ यहाँ पर है एक हरे रंग का रत्न, जो समुद्री जल के हरे रंग को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर उसकी एक विचार दिखाया गया है कवि के माध्यम से उस बच्ची का। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स इससे रिलेट। तो बहुत ही अच्छी कविता है यहाँ पर, तो जरूर से पढ़ेगा इस कविता को। मैंने हालांकि आपको सारांश बताने की कोशिश की कि इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या बताने की कोशिश की है अमांडा के थ्रू। अमांडा जो कि एक छोटी लड़की की कहानी बता रही है। ठीक है, वॉट कुड अमांडा डू इफ शी वेयर अ मरमेड। तो अमांडा क्या करती अगर वह मरमेड होती यानी जल परी होती। इफ अमांडा वर अ मरमेड देन शी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन अ लैंग्वेज इमरल्ड सी। She would be the sole inhabitant of the relaxed green sea and would move slowly on it. तो अगर वो जल परी होती तो वो सोचती है कि काश मैं जल परी होती और मैं अपने जो हरा सा समुंदर है उसमें डुबकियाँ लगाती, मैं उसमें तैरती बैठती, जो चाहती वो करती खुले से, कोई टोकने वाला नहीं होता मुझे। तो वो इस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है सोच करके, अगर वह जल परी होती तो। सेकंड क्वेश्चन है ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ पोइम अमांडा। अमांडा से रिलेट आपको संक्षेप में व्याख्या करनी है कि इसकी कविता के थ्रू किसका क्या बताया गया है। तो देखिए द थीम ऑफ द पोइम इज द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेल्थ एवरी चाइल्ड विशेज। जो कि हर चाइल्ड की एक चाहत होती है कि वो उसका बचपन ना कभी खोई नहीं, उसको कोई टोके टोके नहीं, वो जो चाहे वो करने दे उसके पेरेंट्स, उसके लगाम नहीं रखें कि नहीं नहीं आपको तो यही करना, जैसा कि आजकल के पेरेंट्स कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, रील्स बनवा रहे हैं बच्चों से, जो कि बहुत ही बुरी बात है। हाँ, अगर बच्चा खुद इंटरेस्ट कर रहा है आप उसकी नेचुरल रील्स बनाइए, तो पर उसको फोर्सफुली नहीं कह सकते कि आपको इसी पे सॉन्ग पे डांस करना है या आप इस तरह से डांस करें। उससे क्या होती है ना, जो बच्चे होते हैं उनकी मासूमियत तो कहीं खो ही जाती है और वो बड़े से हो जाते हैं। लैंग्वेज यहाँ पर अर्थ होता है, मैं आपको कुछ अर्थ भी बता देती हूँ। यहाँ पर लैंग्वेज का अर्थ शांत या स्थिर होता है। एमरल्ड सी, ग्रीन ओशियन को कहा गया है यहाँ पर, हरा समुद्र। मरमेड जल परी, ब्लिसफुली हैप्पीली प्रसन्नचित्त यानी खुश होना। सोल अलोन अकेला, अपब्रिंगिंग पालना पोसना। ठीक है, तो क्या है, आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 13 से रिलेट सभी क्वेश्चन आंसर्स और समझेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए
यहाँ पर सबसे पहले एक स्टेंजा दे रखा है द ट्रीज से रिलेट, जो कविता है द ट्रीज पेड़, उससे रिलेट एक स्टेंजा दे रखा है। तो स्टार्ट करने से पहले इस स्टेंजा को मैं इस कविता के बारे में विषय में बता देती हूँ। इसकी जो कवि है वो है एड्रियन रिच, उनके द्वारा लिखित ये कविता है। द ट्रीज एक रूपक है जो पेड़ों की तुलना महिलाओं से करती है। कवि एक नारीवादी है और महिलाओं की आज़ाद होने और खुले में बाहर जाने की इच्छा पर प्रकाश डालती हैं। पेड़ खुद को घर के फर्श से आज़ाद करके खुले जंगल में जाना चाहते हैं। वे घरों में तंग है और उनकी भावनाओं को कवि महसूस कर सकता है और सुन सकता है, जो कि इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है। कविता का एक प्रतीकात्मक अर्थ है। पेड़ महिलाओं के लिए एक विस्तारित रूपक है। कवि कहते हैं महिलाओं ने आराम किया है, ठीक हो गई हैं और अपने प्राथमिक उद्देश्य के लिए तैयार है, मानव जाति के खाली जंगल को नवीनीकृत करने के लिए। तो इसमें टोटली बताया गया कि किस तरह से आज की पीढ़ी पेड़ों को भी अंदर रखना चाह रही है, जैसे महिलाओं को अंदर रखा जाता है उस तरह से। तो महिलाएं भी बाहर निकलना चाहती है जैसे एक पेड़ भी बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनका वास्तविक आवास, जो पेड़ों का वास्तविक आवास होता है वो जंगल होता है। तो जंगलों को तो काटते जा रहे हैं और हम घर के अंदर उन्हें कैद करके बैठे हुए हैं। तो उन्हीं की तुलना यहाँ पर की गई है एक लेडी से, एक औरत से। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। तो एक पंक्ति दी गई है यहाँ पर कविता से रिलेट। वह पंक्तियाँ जो लाइकिन की गंध को महसूस कर सकती, जो हताश होकर पुकार रही हैं, खिड़की के शीशे की टूटने की आवाज़ सुनती हैं। पेड़ बाहर की ओर बढ़ रहे हैं और तेज बहती हवा उन्हें अपने आगोश में ले रही है। जैसे ही पेड़ जंगल में पहुंचते हैं, लंबा और मजबूत ओक का पेड़ चांद को ढक लेता है और ऐसा लगता है कि चांद कई टुकड़ों में टूट गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। इसका मीनिंग आपको बताना है। हर हेड इज फुल ऑफ द स्लो साउंड्स मेड बाय द ट्रीज विच आर डेस्परेट टू मूव आउट, बाहर जाने के लिए उत्सुक। दीज साउंड्स विल नॉट बी हियर द नेक्स्ट डे, ये कल नहीं सुनाई देगी। द पोइट आस्क्स द रीडर टू लिसन केयरफुली एज अ चेंज अबाउट टू टेक प्लेस। शी हियर्स द ग्लास विंडो ब्रेकिंग एंड द ट्रीज स्टम्बल। सेकेंड क्वेश्चन है ब्रीफली इंटरप्ट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रीज। यहाँ पर आपको संक्षेप में बताना है कि इसमें क्या कहा गया है एक पोइट के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर जो है कविता के माध्यम से बताया गया है कि द थीम ऑफ द पोएम इज दैट ट्रीज आर नॉट वेरी हैप्पी विद एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जो मानव के द्वारा किया जा रहा है उनसे खुश नहीं है पेड़। द पोएम शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। कॉन्फ्लिक्ट को दर्शा रही है ये पोएम, जो मैन और नेचर के बीच में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इससे रिलेट यहाँ पर। वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विंक्स डू। In the poem, the trees are located inside the poet's house, though they should be outside in the forest. The roots of these trees are deeply embedded in the floor of the house, so they work all night to free themselves. The leaves try hard to move towards the window's glass to break it open, and small twigs become stiff due to the exertion of trying to break free. तो यहाँ पर वहता को बताया गया कि पेड़ की जड़ें जो हैं वो किस तरह से फर्श के नीचे से जाकर के बाहर जाना चाहती हैं, प्रयास कर रही हैं, वो खोलने का प्रयास कर रही हैं। जो पत्तियाँ हैं वो खिड़की को खोलने का प्रयास कर रही हैं और कोशिश के कारण जो छोटी टहनियाँ हैं वो कैसे सख्त हो जाती हैं। तो ये उनकी वहता को यहाँ पर बता रहा है कविता में, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कहाँ हैं पेड़ और उनकी जड़ें, उनकी पत्ती, उनकी टहनियाँ क्या करती हैं। तो रात भर वो यही करने की कोशिश करती हैं जब हवा चलती है। तो यहाँ पर उनकी एक मनोदशा को दिखाया गया है पेड़ की, जो घर के अंदर कैद है। ठीक है, तो ये था स्टेंजा ट्री से रिलेट, द ट्री से रिलेट। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेंजा यहाँ पर दे रखा है सेकेंड, फॉग। फॉग यानी कोहरा, कोहरा से रिलेट यहाँ पर कुछ बताया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले इस कविता का भी हम वो देख लेते हैं कि इसका सारांश क्या है। तो जो सारांश है वो यहाँ पर इस तरह से है
कि जो कवि हैं कविता के माध्यम से कहते हैं कि सर्दियों के मौसम के दौरान आमतौर पर देखा जाने वाला कोहरा बिल्ली की तरह ही शहर और बंदरगाह की ओर आ रहा है। इसका मतलब है कि शहर में ये बहुत ही मौन तरीके से पहुंच रहा है ताकि कोई भी इसके आगमन की सूचना न दे सके। उन्होंने इसकी तुलना बिल्ली के आगमन से की है क्योंकि एक बिल्ली हमेशा एक स्थान पर चुपचाप प्रवेश करती है। आगे वह कहता है कि कोहरे ने पूरे शहर और बंदरगाह को ढक दिया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अपने पैरों को मोड़कर बैठा है और जिस तरह से एक बिल्ली कुबड़े पर बैठती है और चारों ओर देखती है उसी तरह से देखती है। अंत में वह कोहरे के प्रस्थान का वर्णन करता है जो चुपचाप अप्रत्याशित रूप से फिर से बिल्ली के प्रस्थान के समान गायब हो जाता है। तो यहाँ पर टोटली पोइट के द्वारा जो है कवि के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कोहरे का वर्णन हो रहा है। कोहरा वातावरण में मौजूद छोटे पानी की बूंदों का घना बादल होता है, आमतौर पर सर्दियों के मौसम में देखा जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं इस स्टेंजा को और समझते हैं। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. कोहरा आता है बिल्ली के छोटे पैर की जैसे चुपचाप बैठी, जैसे वो बंदरगाह और शहर को देखती है तो इसी तरह से कोहरा भी देख रहा है, चारों ओर ढक रहा है बंदरगाह और शहर को और फिर आगे बढ़ जाता है। जैसे चुपचाप से बिल्ली आगे बढ़ती है उसी तरह से कोहरे की तुलना यहाँ पर बिल्ली से की गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स इससे रिलेट। रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। तो एक्सट्रैक्ट क्या हुआ, इसका सारांश क्या हुआ और एक्सप्लेन करना है आपको मीनिंग्स के थ्रू। द पोइट सेज दैट द फॉग कम साइलेंटली लाइक अ कैट दैट कम ऑन इट लिटिल फीट। जैसे वो छोटे छोटे पैरों के दबे पांव से आती है उसी तरह से यहाँ पर कोहरा आ रहा है। फर्दर द पोइट सेज दैट जस्ट लाइक अ कैट सिट्स साइलेंटली बाय फोल्डिंग हर नीज and looks around the nearby place and things। यहाँ पर नीज कर दीजिएगा, इसको कीज नहीं है, नीज है, KNEEN लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे वो अपने घुटनों के बल पर बैठती है वैसे कोहरा बैठा हुआ है नियर बाई जो भी प्लेसेस हैं उनके थ्रू, बंदरगाहों पर और जो शहर है उस पर। देन द फॉग ऑल्सो सिट्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी कवरिंग एवरीथिंग। तो फॉग भी वही कर रहा है, हार्बर यानी बंदरगाह और जो शहर है उसको कवर कर रहा है। देन आफ्टर सम टाइम जस्ट लाइक द कैट मूव्स ऑन साइलेंटली द फॉग ऑल्सो डिसअपेयर फ्रॉम द हार्बर एंड द सिटी क्वाइटली। जैसे कैट चुपचाप से चली जाती है ऐसे ही जो कोहरा है वो भी चला जाता है कुछ टाइम में ही, साइलेंटली बिना आवाज़ किए बंदरगाह और सिटी से, शहर से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोइम फॉग। तो थीम क्या है इस पोइम के माध्यम से, क्या कविता का विषय क्या है वो बताना है आपको। आइडिया क्या दिया गया है इस कविता के माध्यम से वो बताना है, विचार क्या दिया गया है। द मेन थीम ऑफ द पोइम इज ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। जो नेचुरल वर्ल्ड जो है, नेचुरल दुनिया, प्राकृतिक दुनिया, उसका सुंदरता और रहस्य के बारे में बता रहा है। द आइडिया ऑफ द पोइम फॉग इज दैट नेचर इज अलाइव। तो पोइट के विचार से जो फॉग के माध्यम से कहा गया है कि जो प्रकृति है वो जिंदा है। द पोइट कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ फॉग विद दैट ऑफ कैट। कैट से कंपेयर कर रहा है, बिल्ली के साथ उसे जोड़ता है, कोहरे के जो क्षण होते हैं उन्हें कंपेयर कर रहा है। तो